गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। हाँ भाई, हाँ ठीक है। सो द न्यू चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, प्रोबेबली द लास्ट चैप्टर फॉर योर हाफ ईयरली। इसके बाद कोई चैप्टर नहीं बचता है एंड करीब करीब कोर्स का भी लास्ट ही शायद है ना। एक दो चैप्टर आपके लिए बुक का कुछ कट गया यार इस तरीके से, तो करीब करीब लास्ट पायदान पे ही हम चल रहे हैं कोर्स के। और इजी चैप्टर होता है, स्कोरिंग चैप्टर होता है। बस हमारे जो हमारा हाथ चलता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क पे हमारा हाथ चलता है, अगर वो अच्छा चलता है या ठीक ठाक भी चलता है तो इसमें मार्क्स ले आते हो। बिल्कुल ही बुरा चलता है तो फिर मार्क्स कटते ही ऑब्वियसली, ठीक है ना। हाँ करो। ओके, तो हम उन चीजों को नहीं सोचेंगे हाल फिलहाल, हम उन चीजों को नहीं सोचेंगे। हम तो जेन्युइन तरीका ही हम सोचेंगे काम को करने। चलो अब आवाज नहीं। कंस्ट्रक्शंस, तो कंस्ट्रक्शंस में बेसिक इसमें दो एक्सरसाइजेस हैं। एक बार अपन ब्रीफ कर देते हैं कि इस साल आपको कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या करना है। पहली एक्सरसाइज में आपको एंगल्स बनाने विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंगल्स बनाने विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स बनाने हैं विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड कॉम्पास। विथ द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड कॉम्पास आपको क्या बनाने बेटा, ट्रायंगल्स बनाने हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल्स में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे दो साइड का सम दे दिया, तीन साइड का सम दे दिया और बोल दिया कि ट्रायंगल बनाओ। तीनों साइड अलग अलग नहीं दी, तीनों साइड का क्या दे दिया, सम दे दिया, या दो साइड का सम दे दिया, या दो साइड का डिफरेंस दे दिया। देखो डिफरेंस भी दिया हुआ है, पी आर माइनस पी क्यू है ना। तो इस तरीके से हमको ट्रायंगल्स बनाने। तो पहली एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट एंगल्स, सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। शुरू करते हैं एंगल्स से। तो सुनो मेरी बात, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जब अपन एंगल्स बनाते हैं तो कुछ कुछ बातें अगर अपन सीख जाएं तो कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो कुछ पहले टर्म्स में बताता हूं आपको, कुछ टर्म्स देखो, हेडिंग डालो बाइसेक्टर। सबसे पहले कुछ टर्म्स सीखते हैं कि ये टर्म्स क्या है। ये टर्म्स बड़े क्रूशियल है इस चैप्टर के लिए। लिखो बाइसेक्टर, छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखेंगे इस चैप्टर का, आधे पेज का मुश्किल से। उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। बाइसेक्टर, ठीक है, हेडिंग डाली बाइसेक्टर। कौन बताएगा क्या होता है बाइसेक्टर। वो तो सुनो मेरी बात सुनो, बाइसेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बाइसेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना। सेक्शन करना दैट मींस टुकड़े करना। जैसे आपकी क्लास के सेक्शन 1 सेक्शन 2 कर दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी कर। हाँ जी क्या, मैं तो केवल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, इसको भूल जाओ भी। हो सकता है कि आपने लिख लिया और मैं कह दूं ये लिखना ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। इसलिए जितना कहें उतना कहो। हाँ हम तो बात कर रहे थे बाय सेक्शन। बाय सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे आपकी क्लास में ज्यादा बच्चे हो गए तो सेक्शन बना दिए, सेक्शन है सेक्शन, टुकड़े कर दिए। बाय का मतलब होता है दो इक्वल, दो इक्वल। ट्राई का मतलब तीन इक्वल, बाय का मतलब दो इक्वल। तो दो इक्वल टुकड़े कर देने का मतलब होता है बाइसेक्शन करना। क्या होता है, दो इक्वल टुकड़े कर देना, दैट मींस क्या कर देना, बाइसेक्शन कर देना। अब बाइसेक्टर क्या है, जो करता है। देखो ओ आर या ई आर ऐसा ऐसा मतलब क्या कहें इसको, बोलते हैं ना अपन उसमें हिंदी में बोलते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो सफिक्स प्रीफिक्स है ना, तो ऐसा सफिक्स जब अपन लगा देते हैं ओ आर या ई आर, उसका मतलब होता है कि अंदर जिस चीज की बात हो रही है, जैसे बाइसेक्ट करने की बात हो रही है, तो वो कौन करेगा, करने वाला होता है बाइसेक्टर, करने वाला होता है बाइसेक्ट। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश में जिनके आगे ई आर ओ आर लगता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, डांसर, एक्टर, सबके आगे ओ आर ई आर। स्वीपर, ई आर ओ आर ई आर ऐसा लगा हुआ है। कुकर, कुकर ऑल्सो कुकर, लेकिन कुकर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट है वो। कुकर मीन्स, हाँ ठीक है, क्लियर है, समझ में आई। तो ई आर और ओ आर जिसके आगे लग जाएगा वो उस कार्य को करने वाला व्यक्ति है, उस कार्य को करने वाला व्यक्ति या वस्तु है। तो बाइसेक्टर मतलब जो दो टुकड़ों में बांट दे वो बाइसेक्टर है, और जो दो टुकड़ों में बट जाए वो बाइसेक्टी कहलाता है। क्या कहलाता है,
बाइसेक्टी। देखो तीन टर्म्स है यहाँ पे। एक तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्ट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ए लाइन और एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जनरली एक लाइन को या फिर एक एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी को कर सकते हैं, कर तो किसी को भी सकते हो, पर जनरली हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे, लाइन को बाइसेक्ट करो या फिर एंगल को बाइसेक्ट करो। तो उस आधे करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करना। क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, बाइसेक्ट करना। ठीक है। अब बाइसेक्टर जैसा भी मैंने बताया, करने वाला कौन हो जाएगा, बाइसेक्टर। अब पॉइंट, अच्छा करता कौन है, या तो कोई पॉइंट होगा जो बाइसेक्ट करेगा, या फिर एक लाइन होगी जो बाइसेक्ट करेगी। समझ में आया, कौन बाइसेक्ट करेगा, या तो एक पॉइंट होगा जो बाइसेक्ट करेगा, और एक या फिर एक लाइन होगी जो बाइसेक्ट करेगी। किसको, दूसरी लाइन को या फिर एंगल को। आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूं। देखो मैंने क्या कहा, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि या तो किसी लाइन को दो टुकड़ों में बांटना, या फिर किसी एंगल को दो टुकड़ों में बांटना। राइट, ये मान लो लाइन है। अब इस लाइन को दो टुकड़ों में बांटना है, तो दो टुकड़ों में बांटने का काम कौन कौन कर सकता है। देखो एक पॉइंट कर सकता है, मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो इस पॉइंट ने इस लाइन को दो टुकड़ों में बांट दिया, पॉइंट। या फिर एक लाइन खींच दी मैंने, तो इस लाइन ने भी इसको दो टुकड़ों में बांट दिया। तो एक पॉइंट ही है और एक लाइन ही है जो क्या कर सकती है, एक लाइन को दो टुकड़ों में बांट सकती है। एंगल की बात करें तो एंगल में केवल और केवल लाइन ही बाइसेक्ट कर सकती है। उधर तो पॉइंट भी चलेगा और लाइन भी चलेगी, बट इधर पॉइंट नहीं चलेगा। इधर 100% क्या होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एंगल है मान लो 60 डिग्री का, तो उसके बीचों बीच मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये बट गया, 30 ऊपर रह गया और 30 नीचे रह गया। समझ में आई बात। ठीक है, क्या होता है बाइसेक्ट करने का मतलब, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, तो इक्वल पार्ट्स में बांटना। किसको, किसी लाइन को या किसी एंगल को। कौन करता है ऐसा काम, या तो एक पॉइंट करता है या लाइन। लाइन को बांटने का काम या तो पॉइंट कर सकता है, या फिर लाइन लाइन ही एक दूसरे लाइन को बांट सकती है, दो टुकड़ों में तोड़ सकती है। एंगल को कौन बाइसेक्ट करता है, कौन बांटता है, 100% लाइन। अब जब जब मैं कहूँ ना लाइन, तो मान लेना लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। मैं बार बार नहीं कहूंगा, लाइन या फिर लाइन सेगमेंट। जब उसकी एंड पॉइंट्स फिक्स्ड ना हो तो उसको लाइन कहते हैं, और उसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट बन जाती है। ठीक है ना, तो मैं लाइन कहूंगा तो उसका मतलब वही है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जो बटता है उसको कहते हैं बाइसेक्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एंगल है और ये लाइन है, तो ये लाइन तो कहलाएगी बाइसेक्टर, इसने तो बांटने का काम किया। और बटा कौन, बटा कौन, ये एंगल, तो इस एंगल को कहेंगे बाइसेक्टी। क्या कहेंगे, टी, बाइसेक्टी। ठीक है, तो तीसरा टर्म लिखो आप बाइसेक्टर के बाद, बाइसेक्टी। बाइसेक्टर तो वो पॉइंट या वो लाइन होगी जो बाइसेक्ट करेगी दूसरे लाइन को या एंगल को। यहां तक लिखो। फाइन। नेक्स्ट बाइसेक्टी, ओ आर की जगह डबल ही लगा देंगे। जो लाइन या जो एंगल जो बाइसेक्ट विचारी की जा रही है, जो बांटी जा रही है, जिसको तोड़ा जा रहा है, राइट। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को दो टुकड़ों में तोड़ा, हिंदू मुस्लिम में तोड़ा, या फिर यूं कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में तोड़ा, तो बाइसेक्टर कौन था वहां पे, ब्रिटिश। तोड़ा किसने, बाइसेक्टी कौन हुआ, इंडिया। टूटा कौन, इंडिया। समझ में आई ये बात अच्छे से। वो लाइन या वो एंगल विच इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय सम पॉइंट और लाइन, जो किसी दूसरे पॉइंट या लाइन से बाइसेक्ट की जा रही है बेचारी, यानी बाइसेक्टी तो बेचारी होगी जो बेचारी बट गई, टूट गई। और बाइसेक्टर कौन होगा, वो खूंखार राजा होगा जो उसको बांट रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, क्लियर, लिख लिया यहां तक। दैट इज ऑल फॉर थियोरेटिकल पोर्शन। चलते हैं अब, अच्छा एंगल बाइसेक्टर, सॉरी सॉरी। अब बाइसेक्टर के टाइप सुनो, बाइसेक्टर के टाइप सुनो। जनरली अपन दो तरह के बाइसेक्टर पढ़ते हैं, एक होता है एंगल बाइसेक्टर और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक होता है एंगल बाइसेक्टर और एक होता है परपेंडिकुलर। इस एक्सरसाइज में एंगल बाइसेक्टर काम आएगा, वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल बाइसेक्टर। क्या हुआ,
एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, और एंगल को बाइसेक्ट कौन कर सकता है, अभी भी बताया था, एक पॉइंट भी कर सकता है एंगल को, लाइन। एंगल को बाइसेक्टर कौन कर सकता है, केवल और केवल एक लाइन ही कर सकती है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगी, हर हाल में एक लाइन होगी, हर हाल में क्या होगी, एक लाइन होगी, जिसको बनाया गया या ड्रॉ किया गया किस पर्पस से, दूसरे किसी गिवन एंगल को बाइसेक्ट करने के पर्पस से बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे फिगर बना दिया गया है कि हेयर, हाँ, एक एंगल एबीसी बनाया गया है और उसको बाइसेक्ट करने के लिए लाइन कौन सी बनाई गई है, चेक करो, बीडी। ये जो बीडी लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दिख रहा है ना। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। लेट अस से कि ये तो वो है एंगल, और ये वो लाइन है जो इसको कर रही है बाइसेक्ट। ए बी सी, ए बी सी तो एंगल था, और ये बी डी लाइन ने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, बना लिया सबने। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल हो गए बराबर। बाइसेक्ट करने के बाद बचा हुए दो एंगल्स जो बट गए, ऊपर और नीचे जो दो एंगल्स बनेंगे, वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलो नीचे क्या लिखा हुआ है, हेयर एंगल एबीसी इज एन एंगल ऑफ 60। लेट अस सपोज कि एंगल एबीसी क्या है, टोटल 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, और बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर एंगल एबीसी की। ठीक है, बीडी क्या है बीडी, एंगल बाइसेक्टर किसकी है, एंगल एबीसी की, इस एंगल की बाइसेक्टर है वो, ये जो एंगल है इसकी ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बीडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। तो अगर ऐसा हो जाए कि एंगल एबीसी तो 60 डिग्री का है और बीडी इसकी कातिल है, मतलब बीडी इसको तोड़ने वाली है, बाइसेक्टर है इसकी, तो फिर उसको तोड़ने के बाद क्या होगा, दो एंगल कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट एंगल इज ए बी डी, सेकेंड एंगल इज डी बी सी। तो ये ए बी डी और डीबीसी दोनों बराबर बनेंगे, और कितने कितने बनेंगे, जो टोटल एंगल था उसका हाफ कर देंगे, तो यानी कि 30 डिग्री के वो बनेंगे, 60 डिग्री का हाफ, दैट मींस 30 डिग्री। फाइन, समझ आया एंगल बाइसेक्टर सबको। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले एक्सरसाइज में काम नहीं आ रहा, इसलिए शायद नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर तो एंगल का होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का होता है। किसका होता है, लाइन का। उसमें क्या खास बात होती है कि लेट अस सपोज एक लाइन है, एक दूसरी लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जो इसको बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करे दैट मींस बीच में से निकले। जैसे मान लो इसका मिड पॉइंट है ये, तो इसके मिड पॉइंट से निकले, इसके मिड पॉइंट से कैसे निकल सकती है लाइन, ऐसे भी निकल सकती है, 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 कई सारे तरीके से निकल सकती है। लेकिन जो एक ऐसी लाइन होगी जो बीच में से बिल्कुल सीधी निकलेगी, सीधी मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी, उस लाइन को कहा जाएगा कि ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच में से तो निकलेगी निकलेगी, बट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है, क्या होती है, एक लाइन जो क्या करती है, दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, और वो भी 90 डिग्री पर। ठीक है, कोई पूछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक पॉइंट है, नहीं, एक एंगल है, नहीं, एक लाइन है, यस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक लाइन है जो क्या करती है, दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, और वो भी 90 डिग्री पे। अभी इस एक्सरसाइज में इसका रोल है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर का क्यों रोल है इस एक्सरसाइज में। वो इसलिए है बेटा, क्योंकि बहुत सारे एंगल जब अपन बनाते हैं या बनाना सीखते हैं, तो एक तरीका तो है कि हर एक का प्रोसेस रट लो, हर एक का प्रोसेस
रट लो। फॉर एग्जाम्पल हम अलग अलग, सपोज करो कोई खाना बनाना सीख रहा है, अलग अलग सब्जियां बनाना सीख रहा है, तो या तो सारी सब्जियों का प्रोसेस रट ले, भाई टमाटर की सब्जी बनाने के लिए ये काम है, आलू की सब्जी बनाने का ये प्रोसेस है, पहले ये पहले, और या फिर वो एल्गोरिथम सीखे कि अच्छा टमाटर की टमाटर की सब्जी में या जो भी सब्जी बनाते हैं, मान लो उसमें अगर अपने को खट्टापन देना है तो ये इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा, अगर उसको तीखा करना है तो ये इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा, उसमें कलर डालना है तो ये प्रोसेस सीख लें अगर अपन, तो सारी सब्जियों का अलग अलग प्रोसेस नहीं सीखना पड़ेगा, फिर तो हम कोई सी भी सब्जी बना, इवन हम भी इन्वेंट कर पाएंगे नई सब्जी। समझ रहे हो? तो एंगल बाइसेक्शन वाले प्रोसेस से जब अपन एंगल्स बनाते हैं तब अपन एक्चुअल प्रोसेस सीख रहे हैं, फिर उन्होंने जो एंगल्स कहे वो तो बन ही जाएंगे, और दूसरे एंगल्स भी हम बना पाएंगे, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि सबका अलग अलग प्रोसेस याद करते चलो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल क्यों, उसका भी एक लॉजिक है कि 60 डिग्री का एंगल से शुरुआत क्यों होती है। देखो एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, अभी आप ड्रॉ मत करना, केवल समझ, अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और कोई से भी एक पॉइंट पे कॉम्पस उठा के एक आर्क ड्रॉ कर दी जाए ऐसे, ठीक है, थोड़ी सी लंबी सी आर्क ड्रॉ कर दी जाए, और बिना रेडियस चेंज करे यहां से फिर से आर्क ड्रॉ कर दी जाए, तो ये एंगल हमेशा क्या निकलता है? 60 डिग्री। हम आंसर याद रख सकते हैं, वैसे लॉजिक ये कहता है कि वो एंगल पूरे सर्किल का 1/6 निकलता है। साइंटिफिक फैक्ट ये है, कितना निकलता है? 1/6। तो ऑब्वियसली 360 डिग्री का 1/6 क्या होगा? 60 डिग्री। तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कितना निकलेगा? 60 डिग्री। कैसे निकलेगा 60 डिग्री? एक आर्क बनाओ, एक आर्क बनाओ, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं एक सर्किल बना दूं, क्या बना दूं? सर्किल। अब सर्किल आपने जिस भी रेडियस से बनाया है उस रेडियस को बदलना नहीं है, वही रेडियस रहने देना है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बदलना नहीं है। कहीं पर भी पॉइंट उठा लो, कहीं पर भी पॉइंट लगा के और एक आर्क काट लो सेम रेडियस से, कहीं पर भी, तो ये जो लंबाई बनी ना, ये जो लंबाई बनी ना, ये इस पूरे सर्किल की 1/6 लंबाई होगी। यानी 6 बार अगर अपन सेम आर्क काटें तब जाके हम पूरे सर्किल पे वापस आ पाएंगे। ठीक है, आप खुद भी प्रैक्टिकली भी ट्राई करके देख लेना, कोई सा भी सर्कल बना लेना, ठीक है, रेडियस चेंज मत करना, उसके किसी एक पॉइंट को पकड़ना, उसी रेडियस से आर्क काटना, फिर उसके अगले रेडियस से आर्क काटना, फिर उसके अगले आर्क से आर्क काटना, तो 6 बार वो कंप्लीट रोटेशन करते करते जहां से आपने शुरू किया है ना, वहीं पे आपको वो खत्म करेगा। समझ में आई बात? यानी कि अगर अपन बिना रेडियस काटे उसी आर्क पर फिर से आर्क बनाए तो 1/6 पार्ट बनता है। कितना बनता है? 1/6। और टोटल 360 डिग्री का 1/6 कितना होगा? 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स अगर मैंने एक लाइन खींची और यहाँ पे आर्क बनाया, आर्क बना के मैंने रेडियस चेंज नहीं किया और इस पॉइंट से वापस से आर्क बनाया, तो ये और ये जो है 1/6 पार्ट है, 1/6 पार्ट, यानी कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। एक बार 60 डिग्री बनाना सीख गए ना, सीख ही गए वैसे तो सब बनाना सीख गए, सब सीख गए। 15 की टेबल क्योंकि आप 7.5 डिग्री भी बना सकते हो, 7.5 डिग्री भी बना सकते हो आप, ठीक है, 3.25 डिग्री भी बना सकते हो, 3.25 डिग्री भी बना सकते हो, ठीक है, सही कह रहा हूं। अगर आपने 60 डिग्री बनाना सीख लिया तो आप बहुत सारे एंगल्स बना सकते हो। एक तो आपको 60 डिग्री बनाना आना चाहिए, दूसरा बाइसेक्शन करना आना चाहिए। दूसरा क्या करना आना चाहिए? बाइसेक्शन मतलब एंगल बाइसेक्टर बनाना, एंगल का आधा एंगल बनाना आना चाहिए। ये दो काम सीख लो। क्या क्या? पहला काम 60 डिग्री का एंगल बनाना सीख गए वो तो, दूसरा काम किसी भी एंगल का आधा करना आना चाहिए, केवल 60 डिग्री का नहीं, कोई भी मैंने एंगल बना दिया, मैंने कहा इसका आधा कर दो, आपको विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर उस एंगल का आधा करना आना चाहिए। तो अब 60 डिग्री बनाना सीख गए, अब सीखो आधा कैसे करते हैं। अब सीखो कि एंगल को आधा कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एंगल बना दिया, ये एंगल बना दिया मैंने, थोड़ा गंदा सा बना, हाँ ये एंगल बना दिया मैंने कहा इस एंगल का आधा एंगल बनाओ, इस एंगल को बाइसेक्ट करो, इस एंगल का क्या बनाओ? एंगल बाइसेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? एंगल बाइसेक्टर बनाओ, मतलब इस एंगल का हाफ एंगल बनाओ। कैसे बनेगा पता है? कॉम्पस उठाएंगे, जहां पे एंगल बना हुआ है वहां पे निडल को रखेंगे, निडल को मैं बोलूंगा सेंटर, वहां पे सेंटर रखेंगे। निडल समझते हो ना, कॉम्पस का जो निडल वाला पार्ट है वो सेंटर है, सेंटर को रखेंगे और कोई भी रेडियस लेके एक आर्क काटेंगे, जो आपकी इच्छा है, एक आर्क काट देंगे। काट दी? कोई डाउट नहीं है?
अच्छा, प्रेफरेबली हम थोड़ी सी ज्यादा खोल के आर्क काटेंगे तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्लीन होता है। बिल्कुल छोटी सी आर्क काटते हैं तो कंस्ट्रक्शन जितनी छोटी करोगे उतना कंस्ट्रक्शन वीक होगा ना। तो बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड हमारे पास स्पेस है, लेकिन बहुत कम भी नहीं करना है, ठीक ठाक करना है ना। तो आर्क काट दी हमने। आर्क काटते ही इस एंगल के दो भुजाएं थी, उन भुजाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, आर्म्स जिसको अपन बोलते हैं। हर एक एंगल की दो आर्म्स होती हैं। हर एक एंगल में कितनी आर्म्स होती हैं? जैसे इस एंगल की एक आर्म थी, ये एक आर्म थी वो, तो ये आर्म और ये आर्म पे इस आर्क के दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हमको, मिल गए। इन दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बराबर रेडियस रखते हुए एक एक आर्क और काटो और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओगे तो 100% ये एंगल इस एंगल का आधा ही बनेगा। ये कहते हैं एंगल को बाइसेक्ट करना। ये प्रोसेस है एंगल को बाइसेक्ट करना। अगर 60 था तो 30, अगर 80 था तो 40, जो भी पहले था उसका आधा बनेगा। अब पहले 60 था या नहीं था वो पता नहीं है ना, होगा मतलब क्या होता है। और मैंने कोई ऐसे एग्जैक्ट थोड़ा ना बनाया था, अंदाजे से बनाया था। ये भी जितना भी है उसका ये क्या होगा, आधा होगा। फॉर एग्जाम्पल कल को कोई ऐसा एंगल बना हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, इस एंगल का आधा एंगल बनाना है। कैसे करेंगे? इसके इंटरसेक्टिंग जो सेंटर है वहां पे रखेंगे और एक आर्क काटेंगे किसी भी रेडियस का, है ना। आर्क काट दिया। आर्क काटने के बाद इसकी आर्म्स पे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अगेन अच्छा एक चीज और, अभी जो अपन ने रेडियस रखा है और अब जो अपन रेडियस रखेंगे, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर से सुनो, कुल मिला के 3 बार हम आर्क काट रहे हैं। कितनी बार? पहली आर्क ये एक, दूसरी आर्क यहां पे रख के 2, तीसरी आर्क यहां पे रख के 3। 3 आर्क काट रहे हैं ना। तो बाद की 2 आर्क में रेडियस नहीं चेंज कर सकते। बाद की जो 2 आर्क काटी ना हमने, ये इसमें तो सेम रेडियस होना चाहिए, बट जो शुरू वाली आर्क काटी थी, ये शुरू वाली आर्क का रेडियस और बाद वाली 2 आर्क का रेडियस ये डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? तीनों का ही सेम करते हो तो वो तो आपकी इच्छा है। कई बच्चे तीनों का ही सेम करते हैं, सोचते नहीं, वो आपकी इच्छा है। बट क्या होगा, सपोज करो हमने एक आर्क काटी और हमको लगा यार आर्क बहुत छोटी कटी है, तो आप अब एक आर्क काटने के बाद आपके पास अभी मौका है, आप चाहो तो रेडियस को कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन एक बार कम ज्यादा करके आपने ये वाली आर्क काट दी ना, सेकंड वाली, अब थर्ड वाली आर्क में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप रेडियस चेंज करो। सेकंड और थर्ड आर्क का जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, अब कितना लेना चाहिए सेकंड और थर्ड का रेडियस? मैंने क्या कहा, अगर आप सेम रखते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट कितना रहना चाहिए? तो रूल्स ये कहते हैं कि ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई, इसके मोर देन हाफ लेना चाहिए। इसका क्या लेना चाहिए? मोर देन हाफ। मान लो ये लंबाई है यहां से लेके यहां तक, मान लो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 से ज्यादा तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 1.5 से कम लोगे तो पता है क्या होगा, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, दूर दूर रह जाएंगी। समझ रहे हो? नहीं, ज्यादा तो कितना भी ले लो, ज्यादा की तो वो ये है ही नहीं, कम से कम आधे से ज्यादा होना चाहिए। सपोज करो मैंने ये आर्क बनाई और इसकी आधे से कम लंबाई ले ली मैंने, मतलब इतनी सी ले ली, तो यहां से ये आर्क कटेगी यहाँ पे, यहां से आर्क कटेगी यहाँ, ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं हुए ना। ये दोनों इंटरसेक्ट कब होंगे? जब अपन हाफ से ज्यादा लेंगे, इसकी लंबाई का हाफ से हाफ लेंगे तो भी बिल्कुल हल्का सा ऐसे बिल्कुल छू के निकलेगा, ऐसे बिल्कुल बाहर से टच करके निकलेगा, अच्छे से इंटरसेक्शन उसमें भी नहीं, ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे और ऐसे। तो ये भी अच्छे वाला इंटरसेक्शन नहीं है ना। तो हाफ से ज्यादा लेना है, हाफ से ज्यादा लोगे तो वो बिल्कुल ऐसे इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट। राइट, करेक्ट। अब नापने मत बैठ जाना कि ये 5 का, ये अंदाजे से उससे आधे से ज्यादा ले लेना। जितनी ये लंबाई है, जितनी ये लंबाई है, देखो कॉम्पस यहाँ रखा, यहाँ रखा कॉम्पस, कॉम्पस रख के मुंह खोल के देखा, यार इतना ले लेता हूँ, ये हाफ से ज्यादा है ना, और उधर आग काट दिया और फिर सेम रेडियस से एक और आग काट दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? दोनों बातें सीख गए। कौन कौन सी? पहली बात 60 डिग्री का एंगल बनाना, दूसरी बात एंगल को आधा करना। ये 2 बातें आती हैं तो कोई सा भी एंगल बनाना आपको आता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे 60 डिग्री का एंगल बनाने से। चलो स्टार्ट राइटिंग, हेडिंग डालो नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, पहला क्वेश्चन 90 डिग्री का है, बट कोई बात नहीं, हम सिस्टमैटिकली चलते हैं, पहले 60 डिग्री बनाते हैं ना। डाल ली हेडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आज 2 एंगल बनाएंगे हम लोग,
फिर बाकी के एंगल कल सारे बच्चे एंगल बनाएंगे, एक्सरसाइज पूरी कल खत्म कर। 2 या 3 बना देंगे आज, देख लेंगे, टाइम बहुत जल्दी से बन जाते हैं तो। हाँ जी सुनो, क्या जस्टिफाई नहीं करने की जरूरत है, आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत है, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। लेकिन कोई आपसे मांगेगा नहीं जस्टिफिकेशन, ना आपके स्कूल में मांगेगा ना कहीं और जरूरत है, ठीक है ना। लिटरली हमको केवल और केवल क्या करना है, स्टेप्स लिखना है, स्टेप्स लिखना, ठीक है। तो पहले हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विथआउट प्रोट्रैक्टर की स्पेलिंग बोलो, प्रोट्रैक्टर होता है शायद, प्रोट्रैक्टर जितना मेरे को याद है। ओके जो भी है ठीक है, देख लेना आप गलत है या सही है, प्रोटेक्ट, ठीक है। तो पहला है ए 60 डिग्री, ए बी सी डी करके चलेंगे अपन, है ना, या फिर फर्स्ट पार्ट डाल दो, कैसे भी डाल। तो 60 डिग्री से शुरुआत करते हैं, पहले बना लेते हैं। देखो दो तरीके हैं, या तो आप स्टेप्स लिखते जाओ और बनाते जाओ, या फिर पहले बना लो बाद में स्टेप्स लिखो। बोलो क्या करोगे, पहले बनाएंगे, ओके ठीक है, पहले स्टेप्स, ये तीसरा तरीका नहीं करेंगे। चलो पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एंगल बनाएंगे तो एक एंगल के लिए 2 आर्म्स चाहिए होंगी, तो एक आर्म तो हम स्केल से खींच देंगे, दूसरी आर्म फिर प्रोटेक्टर से बनी जाएगी। तो एक आर्म तो आप स्केल से खींच दो, रूलर जिसको कहते हैं, रूलर बोलते हैं वैसे, एक्चुअली स्केल तो हमारा इन्वेंट किया हुआ शब्द है, बाकी इसको एक्चुअली रूलर बोलते हैं, ठीक है। बना लिया रूलर, मतलब लाइन, रूलर से लाइन। नहीं नापनी नहीं है, एनी लेंथ की, किसी भी लेंथ की आप लाइन बना सकते हो। बना ली सबने, बना ली, ठीक है। अब कॉम्पस रखो इस वाले सिरे पे, जरूरी नहीं है इस पे रखो, उस पे भी रख सकते हो, बट इससे अच्छे से समझ आएगा, आप चाहो तो उस पे भी रख सकते हो। इस वाले सिरे पे, मतलब इस वाले एंड पे हम कॉम्पस को सेंटर यूज करेंगे, इस वाले पॉइंट को एज ए सेंटर यूज करेंगे, और एक आर्क ऐसे बनाएंगे, कैसे, ऐसे, थोड़ी सी अच्छा खासा उसका मुंह खोल के ऐसे, ठीक है। या फिर थोड़ी सी नीचे भी ला सकते हो, नहीं तो इतना भी बना दोगे तो चलेगा। 60 डिग्री के लिए तो बस थोड़ा सा भी खोल दोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है उसको पूरा हम सेमी सर्किल तक लेके जाएं, ठीक है ना, इतना ही बना दोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर रेडियस नहीं बदलनी, रेडियस नहीं बदलनी, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ये क्या है, आर्क और आर्म, ये आर्क और ये आर्म का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको अगेन सेंटर की तरह यूज करना है, और रेडियस को ना बदलते हुए इस कटी हुई आर्क पे फिर से आर्क काट देनी है, लाइक दिस, काट दी। अब इस आर्क और इस आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां से लाइन ड्रॉ कर दो, आपका 60 डिग्री का एंगल तैयार है। इस आर्क का, इस आर्क का और इस आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए आगे कंटिन्यू लाइन एक खींच दो, काट दिया। तो ये आर्क मिल गई आपको, इधर देखो ना, ये मिल गई आपको, ये आर्क काट दिया आपने, ये पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट शुरुआत में ये था, इसे, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, स्केल को रख के, रूलर को एक साथ रख के, एक आंख को बंद करके, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं और सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है ना, ठीक है। और उसको कंटिन्यू करते जाना है फिर आगे तक, ऐसा नहीं कि इतना ही जोड़ा, ऐसा नहीं कि इन 2 पॉइंट को जोड़ के बस इतना सा ये इसकी दूसरी आर्म इतनी सी बनाई, इसको आगे और कंटिन्यू करो जितना, जहां तक आप कर सकते हो, जितना स्पेस, ठीक है। अब आप प्रोटेक्टर से इस एंगल को मेजर करो, 60 डिग्री बना या नहीं बना, 60 बना है, 60 बना तो ठीक, 61 बना तो भी ठीक, 62 बना तो भी ठीक, 2 डिग्री ज्यादा या 2 डिग्री कम तक अलाउड है, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन अलाउड नहीं है। यानी 60 डिग्री बनाना है,
तो 61 भी अलाउड है, 62 भी अलाउड है, 2 डिग्री ज्यादा तक अलाउड है, या 2 डिग्री कम तक भी अलाउड है, 59 या 58 तक भी अलाउड। ठीक है, कितना बन रहा है जानवी? 61। ठीक है, 65 अलाउड नहीं है, मिटाओ उसको, कुछ ना कुछ कमी है। प्रोटेक्टर या तो हिल गया आपका या कुछ ना, ओ सॉरी मतलब कॉम्पस हिल गया। 62 बिल्कुल बॉर्डर पे हो, थोड़ा सा और क्लीन करने की कोशिश करो आप। 60। अब देखो बहुत सारी बातें जो यहाँ पे अफेक्ट करेंगी, जैसे आपकी पेंसिल कितनी शार्प है, पेंसिल शार्प लोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा। कॉम्पस के अंदर पेंसिल फंसानी तो आती है ना, बिल्कुल सीध होना चाहिए, तब वो आपका कंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट बनेगा। तो फिर एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बड़ा बन गया फिर भी। हाँ, कितने डिग्री का बन रहा है? कहाँ है प्रोटेक्टर? प्रोटेक्टर कहाँ है? तू नहीं लाया? कहाँ है? ये तेरा है या तेरा है ये बता। हाँ, क्यों नहीं लाया? और कौन नहीं लाया? नहीं लाया? कल जो भी स्टूडेंट कोई भी सामान ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भूल के आएगा तो वो पूरी क्लास को वो इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोटेक्टर भूल गए, अगर आप ना अगर आप प्रोटेक्टर भूल गए तो नेक्स्ट डे आप सबको प्रोटेक्टर गिफ्ट करोगे एज पनिशमेंट। बॉक्स भूल गए, पूरा का पूरा बॉक्स 660। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर कम खर्चा करवाना चाहते हो खुद का तो सारा इंस्ट्रूमेंट सबके अपने अपने होने चाहिए। ठीक है, समझ गया ना? नहीं, ठीक है, सबको गिफ्ट करना है इंक्लूडिंग मी। ठीक है, अभी आपके इस एज में इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? ओके चलो, इधर एक एरो मार्क करना है, इधर एक एरो मार्क करना है। ठीक है, लाइक दिस। हाँ, इसका नाम लिख सकते हैं हम कुछ भी, ABC PQR XYZ एनीथिंग यू लाइक। बेसिकली अपन ABC लिख देते हैं। A, ये B है ही, और दिस इज C। लिखो तो ठीक, नहीं फिर नीचे लिखते हैं ना अपन। अब चलो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सब में रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हम स्टेप्स ही खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब अपन रूलर से लाइन खींचेंगे तब अपन ड्रॉ वर्ड यूज करेंगे, रूलर से लाइन खींचेंगे, या कुछ भी चीज अपन विदाउट द हेल्प ऑफ कॉम्पस करेंगे तो ड्रॉ, और विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस करेंगे तो कंस्ट्रक्ट। ठीक है, क्लियर है? बट उसमें अपवाद है आर्क। उसमें अपवाद क्या है? आर्क। जब अपन आर्क ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली आर्क हम किससे ड्रॉ कर रहे हैं? कॉम्पस से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अपन वर्ड क्या यूज करेंगे? ड्रॉ या कट। कट ज्यादा अच्छा वर्ड है वहां पे, कट एंड आर्क। ठीक है ना, कट एंड आर्क। चलो शुरू करते हैं, अभी आप खुद सीख जाओगे। सबसे पहला काम क्या किया हमने इसको बनाने के लिए? एक लाइन बनाई हमने, है ना, एक लाइन बनाई है, एक लाइन सेगमेंट बनाई, यूं कह सकते हैं। तो पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC। लाइन सेगमेंट का नाम क्या रखा था हमने? BC रखा था, बोलो। ठीक है, अगर लेंथ वो स्पेसिफाई करता है तो हमको उस लेंथ की बनानी है, लेकिन लेंथ अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो हम लेंथ नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन में कह दिया कि BC लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी पहला पॉइंट क्या रहेगा? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बट नहीं है तो हम भी नहीं डालेंगे, लेंथ दी नहीं उसने, है ना। सेकेंड पॉइंट, फिर उसके बाद क्या किया हमने, बताना जरा। उसके बाद क्या किया हमने? सब उसके बाद हमने ये जो B पॉइंट है इसको सेंटर की तरह यूज किया। इसको सेंटर की, जिस पे भी अपन निडल रखेंगे उस पॉइंट को अपन सेंटर की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग B एज सेंटर। यूजिंग B एज सेंटर लिखो। और जब जब अपन सेंटर की तरह किसी भी पॉइंट को यूज करेंगे, यूजिंग B एज सेंटर, जब जब भी अपन किसी भी पॉइंट को सेंटर की तरह यूज करेंगे, यानी किसी भी पॉइंट पे अपन निडल रखेंगे,
तो साथ में अपन ये भी बताएंगे कि निडल रखने के बाद आपने रेडियस कितना लिया है, दैट मींस कॉम्पास कितना खोला है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड रेडियस लिया था क्या? नहीं, कोई भी रेडियस ले लिया था तो हम लिखेंगे यूजिंग बी एज सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस, एंड टेकिंग एनी रेडियस। मान लो रेडियस में फिक्स करता है तो फिर वो रेडियस यहां लिखनी पड़ती, एंड टेकिंग एनी रेडियस, कॉमा कॉमा कट एन आर्क, कट एन आर्क। थर्ड पॉइंट का अभी तो सेकंड चल रहा है। नो, कट एन आर्क सुनो, यूजिंग बी एज सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस कट एन आर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी अनुवाद, इसका भावार्थ यह है कि बी को सेंटर की तरह इस्तेमाल करते हुए और कोई भी रेडियस लेते हुए एक आर्क काटिए। देखो आर्क जो पूरी बनेगी ना फिर वो ऐसे बनेगी, ऐसे। हमने एक टुकड़ा काटा है, एक टुकड़ा काटा है। आर्क का मतलब ही होता है कोई कटी हुई चीज, ठीक है? समझ में आई बात? तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी कटे हुए हैं तो उनके साथ कट वर्ड ही लगेगा, ठीक है ना? जैसे मैं कहूं कि चाकू से टमाटर काटो, अब चाकू वर्ड जहां आएगा वहां काटना ही होगा। ऐसे कह सकते हो कि चाकू से टमाटर बनाओ। हाँ भाई, टमाटर की सब्जी या आलू की सब्जी आपने बनाई होगी तो उसमें चाकू का इस्तेमाल किया होगा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि चाकू की मदद से मैंने, चाकू से मैंने टमाटर इसकी आलू की सब्जी बनाई, नहीं कह सकते? चाकू से काटना ही होगा तो आर्क भी कटेगी कटेगी, क्योंकि आर्क अपने आप में एक ऐसी चीज है जो सर्किल का एक कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है? तो यूजिंग बी एज सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस कट एन आर्क। अब जब हमने आर्क ड्रॉ करी, ध्यान से सुनो, जब हमने आर्क ड्रॉ करी तो ये आर्क ड्रॉ होते ही या कटते ही इस BC पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ये वाला, इसको नाम भी देना पड़ेगा। तो इसको नाम दे देते हैं अपन x। x आर्क के ऊपर जितने भी नाम देंगे वो जनरली अपन एक्स वाई या पी दे दो, चलो PQR ऐसे नाम दे देंगे, ठीक है? या XYZ दें, बताओ। एक काम करते हैं ना, ABC को छोड़ के बचे हुए लेटर्स जैसे DEFGHI जितने भी पॉइंट्स कटे हैं ना, ABC को छोड़ देना बस, क्योंकि ABC तो फाइनल एंगल बनता है ना। तो D ले लो, D ले लो, D, ठीक है? तो कट एन आर्क। अब जैसे ही हमने ये आर्क काटी, इस आर्क ने विच इंटरसेक्ट्स, इस आर्क ने क्या काम किया? उस BC सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को D पे, नहीं थर्ड लिखा क्या मैंने, दिख रहा है तेरे को थर्ड? फिर विच इंटरसेक्ट्स BC, जो BC को इंटरसेक्ट करे एट द पॉइंट D, एट द पॉइंट D। क्या लिखा है हमने, फिर से रीड आउट करते हैं। देखो कॉपी पेस्ट करने पे फोकस कम करो, समझने पे फोकस ज्यादा करो। मैं कोई भी एंगल दूंगा आपको, मैं 15 एंगल कराऊंगा, लेकिन मैं एग्जाम में 16वें नंबर का कोई अलग से एंगल दूंगा बनाने के लिए, तो आप स्टेप्स रट नहीं सकते, आपको बनाने आने चाहिए। सुनो ध्यान से, क्या किया हमने? बी को सेंटर की तरह यूज किया और रेडियस हमने फिक्स नहीं करी, कोई भी रेडियस ले ली, तो हमने क्या लिख दिया? टेकिंग एनी रेडियस। मान लो मैं रेडियस लेता 5 सेंटीमीटर की, तो मैं क्या लिखता? टेकिंग रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे एनी रेडियस ली, कॉमा। ऐसा करते हुए हमने क्या किया? एक आर्क काटा और उस आर्क ने BC को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे? समझ आया? विच इंटरसेक्ट BC एट D, या एट द पॉइंट D, ठीक है? उसके बाद क्या किया अपन ने? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला D, उस पर वापस निडल रखी, तो यानी अब अपन D को सेंटर यूज कर रहे हैं, जिसपे भी अपन निडल रख रहे हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं? सेंटर की तरह यूज कर रहे हैं, यूजिंग D एज सेंटर, यूजिंग D एज सेंटर। और रेडियस कितना है? जितना पहले था, रेडियस नहीं बदल सकते ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे टेकिंग सेम रेडियस। और अगर हम रेडियस बदल पाते, हमको ऑप्शन होता, तो फिर हम इधर भी क्या लिखते हैं? टेकिंग एनी रेडियस। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, यूजिंग D एज सेंटर and taking any radius and taking, oh sorry, same radius, my mistake, taking same radius। अब की बार रेडियस नहीं बदल सकते हम, है ना? जो पहले फिक्स कर दिया वो हो गया। टेकिंग सेम रेडियस, कॉमा कट एन आर्क। अब की बार जो आपने आर्क काटी है उसने क्या काम किया? उसने पिछली कटी हुई आर्क को इंटरसेक्ट किया है, राइट? पहले जो आर्क काटी थी उसने क्या काम किया था? BC को इंटरसेक्ट करने का काम किया था। अब की बार जो नई आर्क काटी है, ये वाली आर्क जो काटी है, देखो
ये वाली जो नई आर्क काटी है इसने किसको इंटरसेक्ट करने का काम किया? जो पिछली आर्क थी उसको इंटरसेक्ट करने का काम किया। तो विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क, और इस पॉइंट को भी नाम दे दो ई, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई। कट एन आर्क which intersects the previous arc at the point what? E, at the point E, right? ठीक है जी। using D as center and taking same radius, cut an arc which intersects the previous arc at the point E। अब क्या किया चौथे स्टेप में? आप खुद सोचो आपने किया क्या। E मिल गया था आपको पॉइंट, अब आपने E पॉइंट मिलने के बाद आपने E और B को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते हुए आगे ले गए, यही किया आपने। अब सुनो, जिस ओर आगे ले जाएंगे वो लेटर बाद में लिखेंगे। तो आप E की ओर आगे लेके गए हो, B की ओर आगे नहीं लेके गए हो, आप E की ओर आगे लेके गए हो। तो आप क्या लिखोगे? ज्वाइन B टू E। और अगर आप B की ओर आगे लेके जाते तो आप क्या लिखते? ज्वाइन E टू B। जिस ओर हम जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, वो लेटर बाद में लिखेंगे। समझ में आई बात? तो हम बी और ई को ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन आगे किस ओर लेके जा रहे हैं? ई की ओर आगे लेके जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन बी टू ई, या फिर ज्वाइन बीई भी लिख सकते हो, ज्वाइन बीई। ठीक है। कंस्ट्रक्ट हमेशा कॉम्पस से होता है। यहाँ पे लाइन खींचने के लिए कौन सा कॉम्पस काम आया? नहीं आया ना। पहले भी एक चीज क्लियर करी थी, कंस्ट्रक्ट वर्ड को अपन बहुत कम यूज करेंगे, वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हमको कॉम्पस एक्चुअली काम आ रहा है। ठीक है, लाइन बनाने के लिए कोई कॉम्पस काम नहीं आता। ठीक है, तो हम लिखते हैं ज्वाइन बीई या बी टू ई, कैसे भी लिख सकते हो, एंड एक्सटेंड। अच्छा, उसको फिर आगे एक्सटेंड भी तो किया, बी से लेके ई पे थोड़ा रुक गए, ई को उसको आगे एक्सटेंड कहां तक किया? ए पॉइंट तक, पॉइंट ए तक। एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए, एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए पॉइंट तक एक्सटेंड किया हमने उसको। फाइनली एंड लास्ट स्टेप विल बी हेंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। नहीं, इतना हो गया। स्टेप्स में कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? 60 डिग्री के अगला वाला पड़ाव आता है 60 का डबल यानी कि 120। 60 का डबल यानी कि 120। अब 120 में एक 60 और एक 60, दो 60 है। देखते हैं उसको कैसे करेंगे। हाँ, 60 से एक और करें। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक एंगल और बनाएंगे। कोई बात नहीं, अभी 6:37 में। चलो अभी 45 पे छोड़ दूंगा मैं जल्दी। द मोर यू स्पीक द मोर यू वेस्ट योर टाइम। सेकेंड 60 के बाद 120 डिग्री। बिल्कुल। सीखोगे कैसे? कैसे सीखोगे? रट के जाओगे, इसका मतलब रट के देखो, अभी बोल रहा है। चलो चलो चलो, जब बनेगी तो बनेगी, सीखोगे कैसे? चलो लिखो लिखो, एक लाइन सेगमेंट खींचनी है पहले। 60 डिग्री तक का काम कर दो आप, है ना। 60 डिग्री तक का काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो कर दो, बस वो लाइन मत खींचना, 60 डिग्री वाली लाइन मत खींचना, वो आर्क काटने ई पॉइंट मिला था ना आपको, ई पॉइंट, वहां तक का काम कर लीजिए जल्दी से। एक लाइन खींचनी है, वो ही एक आर्क काटनी है एनी रेडियस, फिर इसको यहाँ पे रख के सेम रेडियस से एक आर्क यहाँ काटनी है। इतना काम हो जाए तो बताओ, इतना काम हो जाए तो बताओ। ये बी, ये सी, ये फिर डी मिला हमको, और डी के साथ, डी के बाद फिर क्या मिला? ई मिला। इतना काम हो जाए तो बताओ, हो गया इतना काम? ओ भाई, अलग पेज पे बना ले, एक एक एंगल का एक एक पेज, तो मतलब हर एक पेज पे एक एक एंगल करो ताकि रिवीजन करने में आपको भी सॉल्व लगे।
नापो, हो गया तो नापो प्रोटेक्टर से। जॉइन 120 वाला ई पॉइंट आ गया क्या? आ गया ई पॉइंट। अब देखो ई पॉइंट आने के बाद क्या करना है, रेडियस को मत छेड़ना, जो रख दिया वही रख दिया है ना। हम क्या करते थे, ई पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट होता था और बी को ई से मिला देते थे, लेकिन वो कब होता था, जब 60 डिग्री चाहिए होता था। अब कितना चाहिए? डबल। तो जो काम 60 के लिए किया उसका डबल काम करना है। तो आपने क्या किया था, 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री था, ये क्या था 0 डिग्री, 0 डिग्री से 60 डिग्री की आर्क काटी थी। अब 60 से ही अगर एक और 60 डिग्री की आर्क काट दूं तो 0 और 60, 60 और 60 120 हो जाएगा टोटल। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, माइंड दैट, है ना, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं एफ, और अब बी को एफ से ज्वाइन करते हुए आगे ले जाएं। ए तो हमेशा वही रहेगा, लास्ट में जो पॉइंट मिलेगा एबीसी, फाइनल एंगल का नाम हम एबीसी रखेंगे, है ना। 120 आया है, अभी चेक करता हूं मैं, देखते हैं। 119, 122, वैसे 123 तक भी चलेगा। आ रहा है क्या किसी का 123? 123 आ रहा है? नहीं चलेगा, ये केवल जानने के लिए था, अभी नहीं तो अभी आप क्या कहते हैं, हाँ सर 122 ही आ रहा है। कौन बोलता है ऐसा? क्या सिर पकड़ना, गला नहीं? तो वो तो अब टेक्निक है, उस शुरुआत 5th-6th क्लास में सिखाई जाती है, कॉम्पास चलाने की टेक्निक। आप वर्गीस सर से नहीं पढ़े होंगे 5th-6th क्लास में? इनको एक्स्ट्रा क्लास दिलवाओ सर की। ठीक है, चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बताओगे, आप स्टेप्स देखो। पहला काम, पहला स्टेप वही होगा जो पहले था, बोलो। सॉरी, फर्स्ट है ना तो, हाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया, सीधे कट एन आर्क यूजिंग बी एस सेंटर एंड रेडियस एनी रेडियस यूजिंग बी एस सेंटर। सबसे ज्यादा नजर इसी चीज पे जाती है आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, कि आपने कौन से स्टेप में किसको सेंटर लिया, सेंटर के साथ रेडियस क्या लिया, रेडियस बदला या पहले वाला रखा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आता है ना, क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, कहता है वो कि विथ प्रॉपर स्टेप्स एंड राइट डाउन द प्रॉपर स्टेप्स, इस तरीके से कहता है, या फिर जस्टिफाई करने के लिए कहता है, तो जस्टिफिकेशन के अंदर भी हम तो स्टेप्स ही लिखते हैं। ठीक है, यूजिंग बी एस सेंटर एंड एनी रेडियस, सेंटर के साथ रेडियस बतानी जरूरी है, एंड एनी रेडियस, हाँ सॉरी बीसी, एंड एनी रेडियस कट एन आर्क, जैसे आर्क काटेंगे तो किसको इंटरसेक्ट करेगी ये, बीसी को, बीसी को किस पॉइंट पे, एट पॉइंट डी, विच इंटरसेक्ट्स, किसको इंटरसेक्ट कर रही है भाई, बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है, एट द पॉइंट डी, या फिर पूरा बड़ा ना लिखना चाहो एट द पॉइंट डी तो छोटा में ऐसे भी लिख सकते हो, एट डी, सिंपली एट डी। ठीक है, डी मिल गया। अब डी मिलने के बाद डी को ही सेंटर की तरह यूज करेंगे, यूजिंग डी एज सेंटर। व्हाट अबाउट रेडियस, एनी रेडियस, एंड टेकिंग सेम रेडियस,
not any radius, same radius, cut an arc, और ये जो सेकेंड आर्क है ये पिछली आर्क को कट इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे, ई पर। कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स, देखो मेरे को फिगर को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, याद हो गया, प्रोसेस याद हो गया ना। विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई। ठीक है, ई भी मिल गया, लेकिन ई से भी पार नहीं पड़ी, अब एफ चाहिए हमको। तो अगेन एक स्टेप बढ़ जाएगा, यूजिंग ई एस सेंटर, यूजिंग ई एज सेंटर एंड व्हाट अबाउट रेडियस, टेकिंग सेम रेडियस, अभी भी रेडियस नहीं बदल रहे ना हम, तो टेकिंग सेम रेडियस, कॉमा कट एन आर्क। अब ये जो आर्क है ये किसको छू रही है बताओ, देखो सुनो ध्यान से, ई को सेंटर की तरह यूज किया, ई को सेंटर की तरह यूज किया, तो अब जो आर्क बनी, इस आर्क ने तो सबसे पहली वाली आर्क को छुआ, तो हम यहाँ पे प्रीवियस वर्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि प्रीवियस तो इससे पहले वाली मानी जाती है। फर्स्ट आर्क, सबसे पहली वाली आर्क है ना ये, तो विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एफ। ठीक है, चलो लिखो, प्रीवियस और प्रीवियस से अच्छा फर्स्ट ही लिख देना। कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क, which intersects the first arc at the point F। बस इसके बाद तो लास्ट स्टेप है, at the point F। ठीक है, अब क्या करना है, B को F से ज्वाइन करना है और आगे एक्सटेंड करना है A तक, है ना। तो ज्वाइन B F and extend it to the point A, and extend it to the point A, hence angle ABC equal to what, 120। हाँ हाँ, होमवर्क लो एक, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, लिखो इसी का थर्ड पॉइंट 180, वेरी गुड, 180 डिग्री। सी पार्ट होमवर्क है, सी पार्ट 180 डिग्री होमवर्क है। हाँ तो लाइन उसको कॉम्पस से बना के बतानी, सीधी बनती है कि नहीं बनती देखते हैं कल, सीधी बननी चाहिए। अब 180 कैसे बनाएंगे, किसी को हिंट चाहिए क्या, कैसे बताओ साक्षी। 180 बनाने के लिए 60 60 60 3 बार करना पड़ेगा, पहले एक टुकड़ा 60 का, दूसरा टुकड़ा, इसको पूरा यहां तक खींचना इसकी बार, है ना, एक टुकड़ा 60 का, रुको एक बार फिर से देखो, ये आर्क है, एक कट 60 डिग्री का, इसको यूज करके दूसरा कट 120 डिग्री का, इसको यूज करके तीसरा कट जो बनेगा ये वाला कट, ये क्या बनेगा 60 60 60 180। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब अपन मिलाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनती है तो आपका सही है, नहीं बनी है तो गलत है। ठीक है, तो 6 इसके स्टेप्स भी हैं होमवर्क में, राइट, इसके स्टेप्स भी करके आने हैं। ठीक है, कल सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएंगे, ठीक है ना, नहीं तो याद है ना, और नहीं लेके आना है तो फिर पैसे लेके आना अच्छे खासे, नहीं माफी नहीं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।